डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारी यूजीसी नेट फाउंडेशन बैच की पहली क्लास है और हम पहली क्लास में एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। यूनिट 9 जो आपके सिलेबस में है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये यूनिट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हर साल हर पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, एसडीजी गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड ट्रीटीज पूछ ली जाती हैं, जैसे स्टॉकहोल्म या फिर क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हर साल काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये हमारी सीरीज बायलैंग्वेज रहने वाली है। इसमें हम हिंदी में भी देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे। और आज की क्लास में हम इकोलॉजी को पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, इकोसिस्टम को पढ़ेंगे और इकोटोन क्या होता है उसको पढ़ेंगे। बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन होता है, इन सभी चीज़ों को हम आज देखेंगे। हिंदी में अगर बात करें तो परिस्थितिकी, पर्यावरण, जैविक, अजैविक, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इस यूनिट से, इकोलॉजी से, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। जैसे पहला है कि बेसिक यूनिट क्या है इकोलॉजी की, और ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पूछा गया है कि इकोलॉजी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, मेन सोर्स क्या है इकोसिस्टम की एनर्जी का, रीजन असर्शंस जैसे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। इकोसिस्टम ये शब्द किसने कॉइन किया, एनवायरनमेंट का लिटरल मीनिंग क्या है, और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इकोसिस्टम के लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, इकोलॉजी से, एनवायरनमेंट से, इकोसिस्टम से, इकोटोन से, इस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। इन सभी क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाएंगे जब हम आज की क्लास को देख लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड इकोलॉजीज से ड्राइव हुआ है, जिसका जिसको अगर देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इकोस और दूसरा लोगोस। इसका मतलब है होम या फिर प्लेस टू लिव इन, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। मतलब ऐसी जगह की स्टडी, ऐसे सराउंडिंग की स्टडी जहां पर हम रहते हो या फिर जहां पर कोई भी रहता हो। अब यहाँ पर घर की बात नहीं हो रही है कि घर में हम रहते हैं, यहाँ पर एक नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। जब भी हम एनवायरनमेंट में कुछ पढ़ते हैं, जैसे इकोलॉजी को पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, इकोसिस्टम को पढ़ेंगे या फिर दूसरी टर्म्स को पढ़ेंगे, तो उसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट को देखेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे कि हम तो घर में रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में सोफा है, चेयर है। नहीं, ये ठीक चीज़ें हैं, लेकिन हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम नेचुरल चीज़ें जो हमारे पास में है, जो नेचुरली अर्थ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे मिट्टी, घास, पेड़, जीव जंतु, इन सब की ज़्यादातर रूप में हम बात करते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोज और लोगोस। तो ऐसे स्थान का अध्ययन जहां हम रहते हों, स्टडी ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। जैसे हम कैसे जैसे हम डेजर्ट में रह रहे हैं या फिर हम फॉरेस्ट में रह रहे हैं, हम लैंडस्केप में रह रहे हैं, फिर हम पानी में रह रहे हैं। तो ऐसी जगह की स्टडी जो हम करते हैं तो वो इकोलॉजी में आती है। और जो टर्म है इकोलॉजी, ये अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया था। ये क्वेश्चन देखो हमसे पूछा भी गया था जब हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था। अगर बात करें इकोलॉजी की डेफिनेशन की, तो उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। अब देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं। हमारे आसपास काफ़ी पानी पाया जाता है, हवा है, हमारे आसपास काफ़ी जीव जंतु पाए जाते हैं, और भी अन्य प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। तो उन चीज़ों के साथ हमारे क्या रिलेशनशिप है, हम किस प्रकार के इंटरेक्शन शेयर करते हैं उनके साथ, किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है हमारा उनके साथ,
और किस प्रकार से वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उन सभी की स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं और उन सभी की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे परिस्थितिकी को जीवों के एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब जैसे हम इकोलॉजी में काफी सारे टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, इन सभी टर्म्स को हम पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं इकोलॉजी की, तो देखिए इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ आती हैं। मान लीजिए एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है, पानी में जो इकोसिस्टम है, उसमें काफ़ी प्रकार की फिश हैं। अगर इसके संदर्भ में बात करें तो काफ़ी सारी और लिविंग बींग्स भी हैं, काफ़ी और प्रकार की मछलियाँ भी हैं, जीव जंतु हैं पानी के अंदर, सांप भी रहते हैं, यहाँ पर पौधे भी हैं, कोरल रीफ्स हैं, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगीज पाई जाती हैं। तो इन सभी को जब हम स्टडी करते हैं कि एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, कैसे मिलजुल कर रह रहे हैं, कैसे फूड साइकिल इनकी रेगुलेट होती है, इन सभी के साइंटिफिक अध्ययन को, साइंटिफिक मतलब सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक रूप में जब इनको पढ़ते हैं हम, तो उसको हम इकोलॉजी के अंडर ही पढ़ते हैं। और इकोलॉजी में काफ़ी सारे टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल बोल लेते हैं हम इसको, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोमी और बायोस्फीयर। तो जब कोई लिविंग बीइंग को हम आइसोलेशन में देखते हैं कि एक लिविंग बीइंग है जिसका खुद का एक शरीर है, खुद के ऑर्गन्स हैं, खुद फंक्शंस को परफॉर्म करता है वो इंडिपेंडेंटली, तो वो ऑर्गेनिज्म में आता है, इंडिविजुअल में आता है, इंडिविजुअल लिविंग थिंग। लेकिन अगर उसी के समूह की बात कर ले हम, उसी की स्पीसीज के एक ग्रुप की बात कर ले जो पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर समय में एग्जिस्ट कर रहे हों, जैसे यहाँ पर बाइसन को हमने देखा, तो यहाँ पर बाइसन का हर्ड हो गया, झुंड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको पॉपुलेशन कहेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन टाइप दैट लिव इन अ सेम एरिया। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, एक प्रकार की स्पीसीज जब एक जगह रहती है और एक समय, समय कोई सा भी हो सकता है, वो जब हम स्टडी करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम केवल आज की स्टडी करेंगे कि कितने बाइसन रहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर। आज हम किसी भी समय की बात कर सकते हैं, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, या फिर 1000 साल पहले, कभी की भी बात कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद आती है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या होता है, यहाँ पर तो एक स्पीसीज की बात हो गई, लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है, कई सारी स्पीसीज जब एक साथ रहती हैं, जो कि रहती ही हैं, आइसोलेशन में कोई नहीं रहता, एकांत में कोई नहीं रहता, लेकिन जब हम इन सभी स्पीसीज को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ देखते हैं, तो कम्युनिटी में आती है। जैसे यहाँ पर स्नेक भी है, यहाँ पर ग्रास भी है, डॉग भी है, बाइसन भी है, हॉक भी है, तो ये सारे अलग अलग स्पीसीज के हैं, लेकिन साथ रह रहे हैं, साथ मतलब एक ही सराउंडिंग में है, एक ही जगह पर रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन दैट लिव्स टुगेदर इन अ डिफाइंड एरिया, एक पॉपुलेशन, काफी सारी स्पीसीज जब एक साथ रहती हैं, तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कम्युनिटी नाम देते हैं कि ये कम्युनिटी है। ये सभी टर्म्स जो है एनवायरनमेंट से रिलेट करती हैं। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट में देखें तो इनका मतलब कुछ और निकल कर आ सकता है, लेकिन हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं इकोसिस्टम। कम्युनिटी में तो हमने देखा कि सभी लिविंग बींग्स हैं, बाइसन भी लिविंग बींग है, स्नेक भी है, ग्रास, ये सब लिविंग बींग्स हैं। लेकिन जब इकोसिस्टम की बात जब हम करते हैं तो उसमें सारी चीज आ जाती है, कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। नॉन लिविंग सराउंडिंग्स से क्या मतलब है, नॉन लिविंग सराउंडिंग्स से मतलब है कि जो मिट्टी, ये धरती जिस पर ये खड़े हैं, ये पहाड़ जो इनके पीछे हैं, ये हवाएं जो चल रही है, जो पानी है यहाँ पर, जो पत्थर पड़े हैं, ये सब भी इनके सराउंडिंग का हिस्सा है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती है। जब हम लिविंग बींग्स के साथ साथ नॉन लिविंग बींग्स जो इनके सराउंडिंग में है, जो इनके चारों तरफ हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये हो गई पर्टिकुलर जगह की बात। लेकिन जब हम और एरिया बढ़ा देते हैं, जब हम ये देखते हैं कि ये सेम जो एरिया है जहाँ पर बाइसन पाए जा रहे हैं, सांड पाए जा रहे हैं, सांप पाए जा रहे हैं,
घास है, हवाएं चल रही हैं, पानी है। और ऐसा ही बिल्कुल मिलता जुलता सिस्टम कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। तो उसको जब बड़े रूप में हम देखते हैं तो उसको बायोमी कहते हैं, लार्ज रीजन विद सेम प्लांट लाइफ एंड क्लाइमेट, जहाँ की जलवायु, जहाँ के पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु एक जैसे ही हो। जैसे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश में तो एक जैसा क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, एक जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, एक जैसे नस्ल के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ की फसलें एक जैसी होती हैं। तो क्या है, एक प्रकार से वो खुद बायोमी है। लेकिन अब इसको भी हम बड़ा कर दें, इसके वृहद रूप को देखें तो आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, अब यहाँ पर तो एक इकोसिस्टम की बात हो गई कि लैंड पर ऐसा इकोसिस्टम है, लेकिन इकोसिस्टम रेगिस्तान में भी हो सकता है, इकोसिस्टम पानी के अंदर भी हो सकता है, इकोसिस्टम नदी किनारे भी हो सकता है, इकोसिस्टम बर्फीय इलाकों में भी हो सकता है। तो जब इन सभी इकोसिस्टम को हम एक जगह ले आते हैं, एक जगह इन सभी इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, एक जगह इनको देखते हैं, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। आई होप आपको इन सभी टर्म्स मोटे तौर पर क्लियर हो गई होंगी। इनको ऐसे डीप में भी इनको क्लियर रखने की आवश्यकता नहीं है। हम ऊपर ऊपर से जान सकते हैं कि हाँ, जब हम इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एक अकेला इंडिविजुअल आता है, एक अकेला लिविंग बीइंग, जैविक जंतु आता है। लेकिन हम थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएं तो उसकी पॉपुलेशन क्या है एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर समय में। फिर कम्युनिटी की बात करें तो ये तो एक स्पीसीज हो गई। जब काफ़ी सारे स्पीसीज की हम स्टडी करते हैं तो कम्युनिटी आ जाती है। और जब हम लिविंग बींग्स के अलावा उनके आसपास में जो नॉन लिविंग बींग्स हैं, अजैविक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, नदी, नाले, हवा, जलवायु, इन सब को जब हम देखते हैं तो वो इकोसिस्टम में आ जाता है। और फिर जब ऐसे ही एरिया को हम बड़े रूप में देखते हैं कि कहाँ ऐसा पूरा एरिया पाया जाता है, कितने में ये एरिया फैला हुआ है, तो बायोमी में आ जाता है। और बायोस्फीयर में क्या आता है, ये सभी इकोसिस्टम जो कई हजार प्रकार के इकोसिस्टम अर्थ पर हैं, उन सभी को अगर हम देखते हैं एक साथ तो बायोस्फीयर में देखते हैं। तो हम इस प्रकार से हमने कुछ टर्म्स को देखा। अब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट को। काफ़ी बच्चों को इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम जैसे शब्दों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि यार यहाँ पर तो सभी में एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, सभी में अपने सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, सभी में हम बोल रहे हैं कि लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स है, पेड़ पौधे हैं। लेकिन नहीं, चीज़ों में अंतर है। वो अंतर क्या है वो हम इस क्लास में देखेंगे। एनवायरनमेंट हिंदी में पर्यावरण। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एंड एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरमेंट। देखिए, हम किसी भी जगह रहते हों, हम ऐसा तो है नहीं कि हम नल वॉइड में रहते हैं। नल वॉइड मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे स्पेस में अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ नहीं है, वो नल है वहाँ पर, नल वॉइड, जैसे नील बट्टे सन्नाटा बोलते हैं। तो ऐसे जगह पर हम नहीं रहते हैं। हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे आसपास अगर हम जैसे अभी तो हम शहरों में रहते हैं, शहरों की अगर हम बात कर लें तो जैसे हमारे पास, हम घर में रहते हैं तो हमारे पास सोफ़ा है, चेयर है, टीवी होता है, हमारे पास बाइक होती है, हमारे पास अपनी कार होती है, लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। हम मकानों को देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, रोड है हमारे पास, अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट, जो प्राकृतिक जगह है, उसके संदर्भ में हम बात करें। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक संदर्भ में तो हमारे आसपास क्या है, पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, आगे जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, इंसान रहते हैं, इंसान अलग अलग प्रकार के इंसान रहते हैं। हम हर समय अलग अलग प्रकार के जीवाणु से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से घिरे रहते हैं, हम उन्हें देख भी नहीं पाते। तो हमारे सराउंडिंग में सारी चीज़ें हैं और इसी को एनवायरनमेंट कहते हैं कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, जब उनको देखते हैं और उनका जो हमारे पर प्रभाव पड़ता है, अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग हमारे आसपास रहते हैं, घर में काफ़ी बार लोग कहते भी हैं कि अच्छे लोगों के आसपास रहो, क्योंकि जैसे आपकी संगति होगी वैसे ही आप हो जाओगे।
तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि अपने एनवायरनमेंट को सही रखिए, अपने आसपास के लोग जो आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनको सही रखिए, वे सही रहेंगे तो आप भी सही रहोगे। अपने रूम को साफ रखिए, अपने वातावरण को सूचित रखिए। तो जो हमारे आसपास की सभी चीजें हैं, जब उनको देखते हैं तो ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में काउंट होती है और ये किस प्रकार से हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं, इन सभी चीजों को हम ऑल टुगेदर एनवायरनमेंट में देखते हैं, एक एनवायरनमेंट के रूप में देखते हैं। हिंदी में डेफिनेशन की बात करें, वह सब कुछ जो किसी जीव को उसके जीवन काल के दौरान घेरता है और प्रभावित करता है, सामूहिक रूप से उसको पर्यावरण कहते हैं या वो पर्यावरण कहलाता है। अब आप बोलोगे सर फिर एनवायरनमेंट में और इकोलॉजी में अंतर क्या रहा? तो देखिए इकोलॉजी में क्या है, हम इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। हम जो एक एनवायरनमेंट में, अब एनवायरनमेंट की बात क्या हो गई कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। लेकिन इकोलॉजी में क्या है, हम इनके इंटरेक्शन की बात करते हैं कि किस प्रकार से इनका इंटरेक्शन होता है, किस प्रकार से एक दूसरे के फूड साइकिल में आते हैं, कौन किसको खाता है, कौन किसके द्वारा खाया जाता है, कौन क्या प्रोड्यूस करता है, कौन क्या कंज्यूम करता है, किस प्रकार से कंज्यूम करता है, किस प्रकार से चीज़ों को भोगता है, उन सभी का सिस्टमैटिक अध्ययन, एक साइंटिफिक रूप में अध्ययन जब हम करते हैं तो इकोलॉजी में आता है। लेकिन एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट में बस ये देखते हैं कि हाँ हमारे सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एनवायरनमेंट को आगे डिफाइन करते हुए कहा गया है कि ये सम टोटल है जो हमारे आसपास लिविंग बींग्स रहते हैं, नॉन लिविंग लिविंग कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, किस प्रकार से हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इन सभी चीज़ों के द्वारा, इन सभी को हम एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं। द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। हम एनवायरनमेंट में देखते हैं कि वायरसेस से लेकर मैन तक सभी चीज़ें आ जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती हों, ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इन सभी का एग्जिस्टेंस एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पर निर्भर करता है, एनर्जी के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, शेल्टर के लिए, ये एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एनवायरनमेंट में हमें इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। द रिलेशनशिप एंड द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स, इट कंप्राइजेस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो हमने देखा कि इंटरेक्शन की बात की जाती है इकोलॉजी में, और एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें हैं हमारे। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी आइसोलेशन में है, और इनका इंटरेक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। हम ये समझ ले कि ठीक है फूड साइकिल ही तो है, अगर चील चूहे को खाती है तो ठीक है, काफ़ी नॉर्मल है, तो सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी रूप में ये एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वायरसेस वगैरह इन सबको हट जाना चाहिए, हम गुड वायरस बैड बैक्टीरिया की बात करते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, तो सभी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि बैड बैक्टीरिया को हटा दिया जाए या गुड बैक्टीरिया को बढ़ा दिया जाए तो काम चल जाएगा, नहीं, एक बैलेंस में काम करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इनको समझना, इनका रिलेशन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और इसमें बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक मतलब जैविक और अजैविक दोनों घटक इसमें शामिल होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एनवायरनमेंट स्टैटिक है, कि पानी है तो बस है, नहीं, हमेशा चीज़ें बदल रही हैं। जो जैविक घटक हैं और जो अजैविक घटक हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं। जैसे अगर पानी है तो अगर पानी, जैसे हम तालाबों को देखते हैं तो समय बीतते के साथ क्या होता है, उसमें फंगीज आ जाती हैं, काई जम जाती है, तो बदलाव होता जा रहा है। फिर ऐसा नहीं है काई हमेशा रहेगी, काई से फिर आगे जीव जंतु और भी आ जाएंगे, छोटे छोटे जीव पनपने लगेंगे वहां पर। तो परिवर्तनशील है
एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि रुक गया है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। और एक किससे होता है, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर, जब कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से। आगे हम देखें तो यहाँ पर बायो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट की बात की गई है, अबायोटिक अजैविक और बायोटिक जैविक। तो बायोटिक में क्या क्या चीजें आती हैं? अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी सोफा चेयर नहीं लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में, तो हम हमेशा नेचुरल सेटिंग की बात करेंगे, जहां पर ये आर्टिफिशियल चीजें हमने ना रखी हों। जैसे एनर्जी अबायोटिक है, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट फ्लो, पानी, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड्स, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिक सबस्ट्रक्टम। तो ये सारी क्या है, अबायोटिक है, इनमें जीवन नहीं है। अब ठीक है, काफी सारे ज्ञान ऐसा कहते हैं कि सभी में प्राण है, सभी जीव हैं, लेकिन हम अपनी क्लासिफिकेशन के लिए इन सभी को अजैविक मानते हैं कि इनमें प्राण नहीं होते। बायोटिक जैविक, जैसे ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए। डिकम्पोजर में क्या क्या आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस हो गए, गिद्ध जिसे बोलते हैं वो भी डिकम्पोजर का ही काम करता है, पैरासाइट हो गए, एनिमल्स हो गए, और मैन हो गए, इंसान हो गए, ये सभी बायोटिक में आते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो अभी हमने एनवायरनमेंट को देखा, मोटे मोटे रूप में हमने एनवायरनमेंट को देखा कि एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस प्रकार से एनवायरनमेंट स्थिर नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील रहता है। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम को, जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले इसको अर्थर टेंसले 1935 में अर्थर टेंसले ने इसको ड्राइव किया था, इसको इस टर्म को कोई नहीं किया था, इस टर्म को दिया था, इकोसिस्टम को। तो बात से इस टर्म से समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर सिस्टम की बात हो रही है, एक सिस्टम, एक तंत्र की बात हो रही है। इको मतलब एनवायरनमेंट या फिर इकोलॉजी में एक सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम जहां पर चीजें, काफी प्रकार की चीजें एग्जिस्ट कर रही हो, एक मशीन के रूप में जहां पर चीजें चल रही हो, गतिविधि हो रही हो, तो इसलिए इसको इकोसिस्टम कहा गया है। इसकी हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज interacting with each other and with non-living thing and physical environment। तो इकोसिस्टम क्या है? तो ये कहा गया है कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, किसका? लिविंग बींग्स का और नॉन लिविंग बींग्स का और फिजिकल एनवायरनमेंट का। अब सेल्फ रेगुलेटिंग क्यों? देखिए, मान लीजिए ये कोई एरिया है, हम फॉरेस्ट को ही देख लेते हैं। फॉरेस्ट में कितनी सारी चीजें होती हैं, काफी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, काफी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, छोटे छोटे जानवर से लेके बड़े बड़े जानवर तक, हाथी, घोड़ा, शेर, छोटे छोटे जानवर जैसे, और छोटे छोटे कीट पतंगे, सारे सारे प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, काफी प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, काफी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, हम देखते हैं, और पत्थर पहाड़ होते हैं, नदी नाले होते हैं। तो ये सब क्या है चीजें, ये सभी एक फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर रही हैं। जो जानवर हैं वो पत्थर पहाड़ को, या फिर जो जो पशु पक्षियां हैं वो पेड़ पौधों को अपने घर के रूप में इस्तेमाल कर रही है, रहने के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये सभी हम देखते हैं जंगल में एक दूसरे को खाते हैं, जिसे हम फूड चेन में पढ़ते हैं, और अपना एग्जिस्टेंस को इंश्योर करते हैं। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि बाहर से इनको खाना दिया जा रहा हो। हम जू की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्राकृतिक जंगल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बाहर से कुछ भी नहीं आता। जैसे सारी जंगलों की ज़रूरत जंगल में ही पूरी हो जाती है। शेर को खाना चाहिए, शेर को अगर खाना है तो वो हिरण को खाता है, हिरण पौधे को खाता है, पौधा अपना सनलाइट से अपनी एनर्जी को बनाता है, डिकम्पोजर भी हैं, वायरसेस भी हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे हैं,
इन सभी के मरने के बाद वो इनको खाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इस प्रकार से सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और बाहर से किसी को फूड की आवश्यकता नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि शेर को भूख लगी है और आसमान से कुछ खाना टपक गया हो, नहीं, जंगल में ही है सारा खाना, जंगल में ही है सारी रहने की व्यवस्था, बाहर से कुछ भी नहीं आता। तो क्या है, और ये जो व्यवस्था है, ऐसा नहीं है व्यवस्था कि 10 साल चलकर खत्म हो जाती है, कि खाना खत्म हो जाएगा, नहीं, हजारों सालों से, लाखों सालों से यही व्यवस्था चल रही है। इंसानों ने तो अभी अभी इंटरफेयर करना शुरू किया है, लेकिन हजारों लाखों सालों से अगर हम देखें तो जंगल में क्या है, एक खुद अपना आप से ही वहां पर काम चल रहा है। खाने की कभी कमी नहीं होती, रहने की कभी कमी नहीं होती, और ऐसा भी नहीं होता कि एक प्रकार का जीव जंतु वहां पर कम हो जाए। ऐसा लगता है कि एक सिस्टम अपना आप में चल रहा है, एक साइकिल चल रही है, बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब आत्मनिर्भर सा है, पूरा एक जंगल आत्मनिर्भर सा है। तो इसी को इकोसिस्टम कहा गया है, कि एक ऐसी सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी, एक खुद आत्मनिर्भर, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समूह जहां पर लिविंग बीइंग्स, जैविक, अजैविक या फिर भौतिक प्राकृतिक वस्तुएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। तो ऐसी कम्युनिटी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। हिंदी में अगर हम देखें इसको, तो पारिस्थितिकी तंत्र जीवित जीवों का स्वनियमित समूह है, जो एक दूसरे के साथ और निर्जीव चीजों, भौतिक पर्यावरण के साथ अंतक्रिया करते हैं। जैसे हमने बात करी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, और इसी प्रकार से डेजर्ट इकोसिस्टम भी होता है, इसी प्रकार से एक्वाटिक इकोसिस्टम भी होता है। पानी की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि डेजर्ट में भी कितने खाने की कमी होती है, पानी की कमी होती है, खाने की कमी होती है, लेकिन वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको भी कभी ऐसा नहीं होता, या फिर ऐसा नहीं किया जाता। लाखों सालों से हम देखते आ रहे हैं, हमने पढ़ा है कि लाखों सालों से कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि उनको अपने रेगिस्तान छोड़कर उन्हें जाने की आवश्यकता पड़ी हो। वे अपना आप में अडोप्ट कर लेते हैं, चाहे फिर वो हाइबरनेशन में जाएं, पानी में रहने वाले जीव जंतु, या फिर बर्फ में रहने वाले, बर्फीले इलाकों में रहने वाले जीव जंतु, चाहे वो हाइबरनेशन में जाएं, चाहे फिर वो डेजर्ट में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतु अपना ऐसा तंत्र विकसित कर ले, ऐसा शरीर विकसित कर ले जहाँ पर वे पानी स्टोर कर सकते हो काफ़ी दिनों तक उनको पानी खाने की आवश्यकता ना हो, अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकें। तो सभी अपना आप से अडोप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि कैक्टस तंग आ गया कि भाई अब मैं रेगिस्तान में नहीं रहूँगा, यहाँ पर तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ जंगलों में। या ऊँट कभी कहता हो कि नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ, यहाँ पर तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं, मैं तो जंगलों में जा रहा हूँ, किसी नदी के तलाश में मैं किसी जंगल में या फिर किसी और दूर देश चला जाऊँगा। ऐसा कभी भी हमें देखने को नहीं मिलता। वे सभी अपने वातावरण के अनुसार अपना आप को ढाल लेते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि बाहर से उनको खाना दिया जा रहा हो, बाहर से उनको प्रोटेक्शन दी जा रही हो। एक पूरे तंत्र में वे रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और यहीं पर उनका जुगाड़ हो जाता है खाने पीने, रहने सोने का। पानी में भी ऐसा है, पानी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि मछली बाहर आकर कह रही है कि भाई खाने की व्यवस्था हो जाए मेरी। वो पानी के अंदर ही व्यवस्था कर रही है, पानी के अंदर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है। अगर जैसे मैमल्स जो रहते हैं पानी में, मैमल फिश जो हैं, जैसे व्हेल हो गई या फिर डॉल्फिन हो गई, तो देखिए इनको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, लेकिन ये फिर पानी में वापस चले जाते हैं। अपना इकोसिस्टम उनका चल रहा है, एक सेल्फ रिलायंट है, बाहर से किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है उन्हें, अपना आप अडॉप्ट करके चीजें चल रही हैं, और इसी को इकोसिस्टम कहा गया है। इकोसिस्टम में सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और काफी कॉम्प्लेक्स वे में कनेक्टेड होती हैं। मतलब अभी तक भी हम समझ नहीं पाए किस किस प्रकार से चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इकोसिस्टम अगर वृहद रूप में हम देखें तो ठीक है, काफी सारे जीव जंतु, बड़े बड़े जानवर आते हैं जिनका एक दूसरे पर एग्जिस्टेंस निर्भर करता है, जीवन निर्भर करता है। हिरण का जीवन घास पर निर्भर करता है, शेर का जीवन हिरण पर निर्भर करता है। तो एक को भी अगर हम हटा दे तो शेर भूखा मर जाएगा, वो घास तो खा नहीं पाएगा। तो सभी का एग्जिस्टेंस एक दूसरे पर निर्भर करता है, और ऐसे ही चीजें चल रही है। अगर हम छोटे रूप में देखें, बहुत सिंपल रूप में देखें,
जो मानव शरीर है, हम कितना भी अपने आप को साफ सुथरा रख लें, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो हमारे शरीर पर, हमारी त्वचा पर भी काफ़ी प्रकार के वायरसेस या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। काफ़ी बेकार होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, और काफ़ी अच्छे भी होते हैं, जो उन बेकार बैक्टीरिया को, बेकार वायरसेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हम अपने शरीर के अंदर की बात कर ले, अपने शरीर में भी एक इकोसिस्टम है, एक वातावरण, एक पर्यावरण, एक पूरा तंत्र बना हुआ है, जहाँ पर काफ़ी प्रकार के बैक्टीरियाज हैं, अच्छे बैक्टीरियाज हैं, बैड बैक्टीरियाज हैं। आप काफ़ी देखते होंगे यूट्यूब पर भी, काफ़ी डॉक्टर्स कहते हैं कि गट हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि गुड बैक्टीरिया को बनाए रखना चाहिए, अच्छे बेकार बैक्टीरिया को कम करना चाहिए। तो वो क्या है, अपना आप में इकोसिस्टम बना हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर भी तो एक पूरा पूरा एक इकोसिस्टम है। जब ये इकोसिस्टम बिगड़ता है, हम बिगाड़ देते हैं उल्टी सीधी चीज खाकर, तो फिर बाहर से दवाई लेनी पड़ती है और फिर से इकोसिस्टम को बनाना पड़ता है। तो इकोसिस्टम में सभी चीजें एक दूसरे पर रिलायंट होती है और काफी कॉम्प्लेक्स वे में, जटिल तरीके से एक दूसरे पर निर्भर रहती है। तो हम आगे देखते हैं। अब देखिए, सभी का एग्जिस्टेंस, सभी का अस्तित्व सभी के होने पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 10 प्रजातियां रह रही हैं और आप सोचें कि मैं तो एक को हटा देता हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके हटने मात्र से इन सभी की जो एक बैलेंस बना हुआ था, एक सामंजस्य बना हुआ था, एक दूसरे को खा रहे थे, एक साइकिल सी बनी हुई थी, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी और ये भी लुप्त होने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे चाइना में क्या हुआ, 1980s की ये बात है। वहाँ पर क्या किया गया, फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्या है, जब फसलें उगती हैं तो ठीक है, जो चिड़ियाँ होती हैं, जैसे गौरैया कहते हैं हम, वो क्या कहती है, फसलों के बीजों को खा जाती है। तो इसी से तंग आकर चाइना की सरकार ने क्या किया, कहा कि जो इन गौरैया को मारेगा उनको हम पैसे देंगे, जितनी गौरैया जो मारेगा उनको उतने पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसे में वहाँ के लोगों ने धड़ल्ले से गौरैया को मारा, गौरैया को लुप्त ही कर दिया एक प्रकार से। और ऐसा सोचा गया कि अब तो फसल खराब ही नहीं होगी, लेकिन जो हुआ वो बहुत भयानक था। क्या हुआ, अब गौरैया तो खत्म हो गई, लेकिन जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनकी भमार हो गई, उनकी इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई, अब उन्होंने सारी फसलों को खा लिया। अब ये क्यों हुआ, पहले क्या होता था, जो गौरैया थी वो ठीक है कुछ दानों को खा जाती थी, लेकिन जो कीट पतंगे थे उनको खा जाती थी ज़्यादातर रूप में। तो उससे क्या होता था, ये जो कीट पतंगे होते थे इनकी जनसंख्या नियंत्रण में रहती थी और ये फसलों को ज़्यादा खराब नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इन्होंने गौरैया को ही सिस्टम से हटा दिया, तो इनको मारने वाला, इनको नियंत्रण में रखने वाला कोई नहीं रहा। तो इनकी जनसंख्या इतनी हो गई कि सारी फसल उस साल, उन दिनों चाइना की सारी फसल खराब हो गई और भूखमरी से हजारों लाखों लोग मारे गए। तो क्यों हुआ, क्योंकि चाइना ने सोचा कि एक ही की तो हटा रहे हैं हम, एक ही स्पीसीज को हटा रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसके हटाने मात्र से कितना गड़बड़ा गया, कितने सारे इंसान मारे गए। तो सभी का एग्जिस्टेंस सभी पर निर्भर करता है, सभी का अस्तित्व सभी के होने पर निर्भर करता है। एक के भी हानि से स्वनियमित संतुलन को स्वनियमित संतुलन बिगड़ सकता है। और हम बात करें, जैसे हमने एनवायरनमेंट में देखा, बायोटिक नॉन बायोटिक कंपोनेंट की हमने बात करी कि एनवायरनमेंट में बायोटिक कंपोनेंट भी हैं और नॉन बायोटिक कंपोनेंट भी हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं, अलग से तो कुछ होगा नहीं यहाँ पर। तो बायोटिक में क्या आती है, जैसे बैक्टीरियाज, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी चीज़ें बायोटिक में आती हैं। जैविक घटक में आती हैं नॉन बायोटिक, या फिर अबायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं,
एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच वैल्यू, ह्यूमिडिटी। तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स में या फिर अबायोटिक फैक्टर में आती है इकोसिस्टम के। अब देखिए, ecosystem are able to maintain their equilibrium state. This ability of ecosystem to self-regulate is known as hemostasis. तो आपने देखा होगा कि एक संतुलन हमेशा बना रहता है। जंगल में हम देखते हैं या फिर पानी के जीव जंतुओं में देखते हैं, तो एक संतुलन हमेशा बना रहता है। इंसान जब उसमें इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है, तब जाकर वो संतुलन बिगड़ता है। और ऐसा आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारे हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स बनाते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं जाएगा, यहाँ पर इंसान नहीं जाएंगे, कि किसी जंगल के इलाके को या फिर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान को ये समझ में आ गया है कि हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी ही। कम से कम अगर हम छेड़छाड़ करें तो चीज़ें नहीं बिगड़ेंगी। जैसे कोई जानवर की स्पीसीज काफ़ी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इंसान पोचिंग करनी शुरू कर देता है, उनको मारना शुरू कर देता है। अब देखिए, काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले जा रहे हैं भारत के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड, कि काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ हैं जो अभी लुप्त हो रही हैं उनको बचाया जाए। तो कैसे? उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, कम से कम इंसानों का हस्तक्षेप हो। वे खुद से ब्रीडिंग करेंगे, खुद से शिकार करेंगे। जैसे आप अगर सफारी पे गए हों उत्तराखंड में, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है, वहाँ पर नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर टाइगर रिजर्व है वो। तो वहाँ पर काफ़ी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, हिरन भी पाई जाती है, टाइगर भी पाए जाते हैं, काफ़ी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अगर आप वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर जानवर हैं, इंसान भी वहाँ पर देखभाली के लिए रहते हैं कुछ। लेकिन अगर टाइगर हिरन को खा रहा है वहाँ पर या फिर किसी और जीव जंतु खा रहा है, तो इंसान हस्तक्षेप नहीं करेगा वहाँ पर, उसको खाने देगा। वहाँ पर वो ये नहीं बोलेगा कि यार ये इसको मार रहा है, मैं इसको रोक लेता हूँ, नहीं। क्योंकि इंसानों को समझ में आ गया है जितना हम हस्तक्षेप करेंगे उतनी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। तो इकोलॉजी अपना आप में एक बैलेंस बनाकर रखती है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में हमेशा रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हिरणों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई हो, नहीं, शेर बढ़ने ही नहीं देते। घास ज़्यादा हो गए हो, क्यों? क्योंकि हिरन उसको बढ़ने नहीं देती। और ऐसा भी नहीं होता कि जो डेड बॉडीज हैं फिर सड़ रही है, इनका कुछ नहीं हुआ, ये हमेशा सड़ ही रही है, नहीं, इनको डिकम्पोज कर लिया जाता है नेचर के द्वारा। तो एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, स्वसंचालित चीज़ें हो रही हैं, हजारों सालों से, लाखों सालों से ही ऐसा होता आ रहा है। कब तक? जब तक इंसानों ने इंटरफेयर नहीं किया था, तब तक तो सब कुछ चीज़ें सही ही चल रही थी। तो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट बनाकर रखती है, जहाँ पर चीज़ें सेल्फ रेगुलेट होती रहती हैं, किसी को बाहर से इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। और इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिस। अब हमने अबायोटिक कंपोनेंट को देखा। अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे मिनरल्स आ गए, है ना, सोइल आ गई, सैलिनिटी, ठीक है, इनमें भी अलग अलग प्रकार से चीज़ें होती है। जैसे एयर भी काफ़ी प्रकार की होती है, सोइल भी काफ़ी प्रकार की होती है, इनकी लेयर होती है लिथोस्फेयर, टेम्परेचर, ठीक है, लाइट, मिनरल्स भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, ह्यूमिडिटी, पीएच वैल्यू भी काफ़ी प्रकार की होती है। लेकिन मोटे तौर पर अबायोटिक में इतना ही समझ लेना हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। लेकिन जब हम बात करें बायोटिक, जैविक घटकों की, तो उसमें इतने से काम नहीं चलेगा कि ठीक है बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल हो गए। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, इन सबको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से इंटरेक्शन किया जा रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे की जीवन लाइफ को प्रभावित किया जा रहा है। आगे हम फूड साइकिल को पढ़ेंगे, एनर्जी के फ्लो को पढ़ेंगे, फूड वेब को पढ़ेंगे। तो इन सभी को जानने के लिए हमें एक वृहद रूप में, एक कैटेगोरिकली रूप में हमें बायोटिक कंपोनेंट्स को जानना होगा। तो हम देखते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक, तो इसमें दो प्रकार की मुख्यतः चीजें आती हैं। एक तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिन्हें हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं, और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ऐसे जैविक घटक होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, कुछ उत्पन्न करते हैं।
कुछ क्या उत्पन्न करते हैं, वो एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। एक अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बात करें, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, कुछ फंगीज हो गई। अब आप बोलोगे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो मेनली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये अबायोटिक कंपोनेंट से, अबायोटिक कंपोनेंट की खिचड़ी पकाकर अपना खाने की व्यवस्था करते हैं। जैसे अगर प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो प्लांट्स क्या करते हैं, तो वो सनलाइट, वाटर H2O और CO2 की सिंथेसिस से अपने लिए एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ग्रो करते हैं, फ्रूट्स आते हैं, पेड़ बन जाते हैं, कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। कुछ फंगीज भी ऐसा करती हैं, इनका ऐसा काम है जैसे जादू का हमने देखा, कोई मिल गया मूवी में, वो धूप धूप से ही अपनी एनर्जी बना लेता है, तो खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये प्रकार से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, वही जादू हैं प्रकृति के, खाना बना रहे हैं। ये तो गए प्रोड्यूसर्स। लेकिन अब क्या आएंगे, कुछ ऐसे जीव जंतु होंगे, कुछ नहीं, ज्यादातर रूप में ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि इन अबायोटिक कंपोनेंट से, जो धूप में खड़े होकर जादू की तरह एनर्जी नहीं बना सकते कि धूप धूप आई और वो शक्ति उसने बना ली। ज्यादातर जीव जंतु जो हमें हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, वो ऐसे होते हैं जो अबायोटिक कंपोनेंट से एनर्जी नहीं बना सकते। उनको आवश्यकता होती है ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इनको खाने की, क्योंकि अब इन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया, पेड़ पौधे से पेड़ में बन गए, फल फ्रूट आ गए, तो अभी इनमें एनर्जी जो स्टोर है, जो इन्हें सन से मिली, उसको ये कंज्यूम करेंगे, उसको खाएंगे, वहां से उनको एनर्जी मिलेगी। तो कंज्यूमर ये उपभोक्ता होते हैं, इनको हेटेरोट्रोप्स भी कहते हैं। तो ये जादू नहीं होते, कोई मिल गया के, है ना, इनके ऊपर कोई लाइट नहीं जलती, इनको खाने की आवश्यकता होती है, ये इनको निपटाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गए हमारे ऑटोट्रोप्स में, पेड़ पौधे, है ना, कुछ फंगीज आ गई, हम काई बोलते हैं, ये सभी आ गई हमारे ऑटोट्रोप्स में। ये खुद से खाना बनाती है, खुद से प्रोड्यूस करती है, यानी किसी की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कीट पतंगों को खाते हैं, लेकिन वो काफ़ी कम संख्या में हैं, उनको हम थोड़ा अलग रख सकते हैं। कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रोप्स होते हैं, कंज्यूमर के रूप में होते हैं। तो हमने देख लिया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब हम देखेंगे कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, इन्हें हम हेटेरोट्रोप्स भी कहते हैं। तो हेटेरोट्रोप्स ये भी काफ़ी बड़ी जनसंख्या में होते हैं, तो इनकी भी काफ़ी कैटेगरीज बन जाती है। मोटे तौर पे अगर हम देखें पहले, तो मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जैसे हम अपने ऐसे आसपास देखते हैं, हम इंसानों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखते हैं। तो ये मोटे तौर पर जो ये चीज़ें होती हैं, ये मैक्रो कंज्यूमर्स में आती हैं। आगे हम देखेंगे क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस या कार्निवोरस 2.0, ये सभी चीज़ें मैक्रो कंज्यूमर में आती हैं। लेकिन ऐसा जगत भी है जो हमारी आंखों से परे है, जिनको हम देख नहीं पाते, या फिर जो थोड़ा अलग प्रकार से काम करता है, वो है हमारा माइक्रो कंज्यूमर। इसमें कौन होते हैं, इसमें डिकम्पोजर होते हैं, जो लिविंग बींग्स हैं। अब कभी ना कभी ऐसा तो होगा, जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये मर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में जो इनका अवशेष होगा, उनको खपत करने का काम कौन करेगा, उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, ये माइक्रो कंज्यूमर करेंगे। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें बैक्टीरिया, फंगीज आ जाती हैं। तो ये माइक्रो लेवल पर काम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं बॉडी को। इनका भी काफ़ी महत्व है। ऐसा नहीं है कि लाइफ साइकिल, फूड साइकिल यहीं पर चल रही है कि ग्रास को हिरण ने खा लिया, हिरण को भेड़िए ने खा लिया, भेड़िए को शेर ने खा लिया, यहाँ तक सीमित नहीं है। लेकिन अब शेरों को कौन खाएगा, शेरों, तो उनको डिकम्पोज कौन करेगा। तो यहाँ पर भी अलग जगत चल रहा है, जो हमारी काफ़ी आंखों के परे होता है, हम देख भी नहीं पाते। तो अब हम पहले देखेंगे मैक्रो कंज्यूमर को। तो इसमें आते हैं पहले प्राइमरी कंज्यूमर।
ये प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं या फिर वे जीव जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, फल फ्रूट्स को खाते हैं, जैसे काऊ हो गए, हॉर्स हो गए, है ना। तो ये सभी हर्बीवोरस में आएंगे। इनको हर्बीवोरस कहा जाता है, जो कि मुख्यतः वेजिटेरियन होते हैं। आप में से आपके काफ़ी दोस्त होंगे जो पूरे वेजिटेरियन होंगे, उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खाई होंगी। काफ़ी लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दूध भी नहीं पीते, क्योंकि एनिमल एनिमल प्रोडक्ट हो जाता है वो। तो वे कौन होते हैं? ये प्योर वेजिटेरियन होते हैं, दूध भी नहीं पीते। जैसे काऊ हो गया, हॉर्स हो गए, घास ही खाते हैं। तो इनको कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब कुछ ऐसे जीव जंतु होंगे जो इनको खाएंगे, जो मांसाहार होते हैं, तो उनको उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोरस 1.0। 1.0 क्यों कहा गया इनको? क्योंकि इनको भी कोई खाने वाला होगा। तो इनमें कौन आ जाते हैं? जो घास पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे घास को किसने खाया? हॉर्स और काऊ ने। लेकिन इनको कौन खाएगा? इनको भेड़िया खा जाएगा। तो ये हो गया इनको खाने वाला कार्निवोरस। इसको सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहेंगे। लेकिन अब ऐसा भी कोई होगा जो इसको खा जाएगा। वो कौन होगा? वो लायन होगा, वो इसको निपटा जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? कार्निवोरस 2.0। ये टर्चरी कंज्यूमर आ जाएगा। प्राइमरी में वो जो पेड़ पौधों को खाते हैं, सेकेंडरी में वो जो पेड़ पौधों को खाने वालों को खाते हैं, और टर्चरी में वो जो पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतु को खाने वाले जीव जंतु को खाते हैं। ठीक है, तो देखो एक प्रकार साइकिल बन गई इनकी। Those who feeds on primary consumer are carnivorous 1.0. Those who feed on secondary consumer are carnivorous 2.0. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये हो गया हमारा मैक्रो कंज्यूमर। अब आगे क्या है? अब आगे दूसरा जगत शुरू हो जाता है हमारा माइक्रो कंज्यूमर्स का। इसमें क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स आते हैं, जिसको हम ओस्मोट्रोप्स भी कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगीज आ जाती हैं, जिसे हम गिद्ध कहते हैं। ये भी डिकम्पोजर का काम करते हैं। आपने अब तो काफ़ी कम हो गई है गिद्ध की संख्या। अब किसकी वजह से कम हुई है? वो भी इंसानों की वजह से कम हुई है। इंसानों ने इनकी फूड साइकिल में इतना टॉक्सिन भर दिया है, इतना टॉक्सिक, इतना पॉइजन भर दिया है कि अभी हम आगे जब देखेंगे बायो एक्यूमुलेशन को, बायो मैग्निफिकेशन को, तो उस प्रकार से ये जो गिद्ध थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्यों उनकी जनसंख्या कम हुई, आगे हम देखेंगे। तो भी डिकम्पोजर का ही काम करते वो। अब डिकम्पोजर का काम क्या होता है? अब ये बड़ी बॉडी है, समझ लीजिए कोई जानवर है ये। अब ये धरती में ऐसे तो समाहित हो नहीं जाएगा, है ना। तो इसमें क्या आएंगे? अब बैक्टीरिया आएंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। वो क्या करेंगे? इसको खाना शुरू करेंगे और खाकर इसको डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज मतलब छोटे छोटे भागों में इसको तोड़ देंगे। जैसे जब हम अपने खाने की बात करें, जब हम खाना खाते हैं तो पेट में क्या होता है? एंजाइम्स क्या करती हैं? वो जो हमारा खाना है उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देती है, जो डाइजेस्ट हो सके, जिनको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सके। आपने अगर दाल मखनी खाई है तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके रक्त में, आपके ब्लड में दाल मखनी दौड़ेगी, नहीं। उसके न्यूट्रिएंट्स, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आएंगे आपके ब्लड में। और वो कैसे आएंगे? जो आपके पेट में एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, छोटे छोटे मोलिकुलर लेवल पर उसको तोड़ देंगे, एलिमेंटल लेवल पर उसको तोड़ देंगे। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि अर्थ इसको ऐसे ही समा जाएगी, अर्थ इसको ऐसे ही डाइजेस्ट कर जाएगी। तो इस छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बैक्टीरिया, फंगीज जो होते हैं, ये इसको तोड़ देंगे और अलग अलग, जैसे नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी इसमें से, कार्बन, पोटेशियम, अलग अलग कंपोनेंट्स, मिनरल्स जो होंगे वो सारे निकल जाएंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। उसको हम आगे देखेंगे साइकिल के रूप में, न्यूट्रिशन साइकिल के रूप में। तो इसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगीज आ जाते हैं, दैट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड बॉडी, रिसाइकल ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखो ये रिसाइकल कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। वैसा नहीं है कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। भैया ये सन से अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं,
सन जो है किसी भी इकोसिस्टम में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सारी कहानी सन से शुरू हो रही है। सारी ऊर्जा ही वहां से आ रही है। ये ऊर्जा ले रहे हैं क्योंकि ये जादू है, प्रकृति के जादू है। ऊर्जा ली, इन्होंने खाना बनाया। उस खाने को किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्चरी कंज्यूमर ने खाया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि शेर सारा खा जाएगा, एक एक कतरा कतरा हिरण का खा जाएगा, नहीं। काफी सारा हिस्सा शेर नहीं खा पाएगा, उसका हड्डी बच जाएंगी, काफी सारा मांस बच जाएगा, काफी सारी और प्रकार की ऑर्गन्स बच जाएंगे। तो अब इनके जो बचे हुए ऑर्गन्स होंगे, चाहे प्लांट फंगी के हों, चाहे इसके हों, चाहे इसके हों, चाहे इसके हों, इसको कौन चटकाएगा? इसको चटकाएंगे बैक्टीरिया, फंगीज, डिकम्पोजर। ये इन सब को चटका जाएंगे जब इन्हें मर जाएंगे। तो देखिए, एक प्रकार से सब जुड़े हुए हैं, एक प्रकार से सब जुड़े हुए हैं। अब आप बोलोगे ठीक है, डिकम्पोजर ने अपना काम कर दिया, लेकिन वो आगे कहाँ जा रहा है? तो मैं बताता हूं। जब ये एलिमेंटल लेवल पर चीजों को वो कर देगा, ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील कर देगा, तो ये सारी चीजें मिट्टी में जाएंगी। और मिट्टी कहां पर है? पेड़ पौधों के रूट्स पर है। वहां से भी न्यूट्रिशंस को सोखेंगे, जो नाइट्रोजन, जो कार्बन, जो पोटेशियम, जो मिनरल्स डेड बॉडी से निकल कर आए हैं, उन सभी को ये प्लांट्स और फंगीज एब्जॉर्ब करेंगे, फिर से बड़े हो जाएंगे और फिर से ये खाने शुरू करेंगे, और इस प्रकार साइकिल चलती रहेगी। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से एक साइकिल चली हुई है कंटिन्यूसली, हजारों लाखों सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। हालांकि इसमें हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को देखा, जैविक घटकों को देखा। अजैविक घटक जो हैं वो भी काफी भूमिका निभाते हैं, जैसे पानी हो गया, पत्थर पहाड़ हो गए, नदी नाले हो गए, हवा जलवायु हो गई, ये सारी भी काफी भूमिका निभाती हैं। अब आप पूछेंगे ये ओमनीवोरस भी तो हमने सुना था, हमने हार्बीवोरस को देख लिया, हमने कार्निवोरस को देख लिया, एक ओमनीवोरस भी तो होता है। तो ये ओमनीवोरस वो होता है जो सभी को चटका जाता है। ये ना ये देखता है कि ये प्लांट है, ना ये देखता है कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है ना। हार्बीवोरस को तो ये है कि तो प्लांट्स, शाकाहारी जो होता है पेड़ पौधे ही खाएगा। कार्निवोरस होता है ये मांस मछली ही खाएगा ये तो। लेकिन ओमनीवोरस होता है ये पेड़ पौधे भी खा जाएगा, मांस मछली भी खा जाएगा। तो इसमें हमारे इंसान आते हैं, सभी इंसान नहीं आते, लेकिन चाइना के सभी लोग आते हैं जो कुछ भी चटका जाते हैं, है ना। चाहे कुछ भी हो, सांप बिच्छू, आप देखते ही होंगे 2021-22 में काफी चर्चा में आई थी ये सारी चीजें। अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अब ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि इकोसिस्टम ये होता है, इकोसिस्टम में बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक अजैविक घटक आते हैं, लेकिन ये करता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और क्या इसकी भूमिका रहती है इनके जीवन में। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको आपने ये तो कह दिया कि ठीक है ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे का अस्तित्व एक दूसरे के होने पर निर्भर करता है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पर कैसे और क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनको हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम का मेन उद्देश्य या फिर मेन फंक्शंस जो है वो ये है कि प्रकृति में एक बैलेंस बनाकर रखे। ऐसा ना हो, प्रकृति में एक बैलेंस बनाकर रखे, स्वसंचालित चीजें चलती रहें, एक संतुलन में चीजें चलती रहें। ये काम है इकोसिस्टम का, टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। प्रकृति में संतुलन बनाए रखना पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य है। और वो किस तरह से बनाए रखेगी बैलेंस को? तो पहला है एनर्जी फ्लो से, ऊर्जा के प्रवाह से। आप पूछेंगे ऊर्जा का प्रवाह क्या है, तो अभी हमने देखा इनडायरेक्ट रूप में कि ऊर्जा का प्रवाह क्या है। तो देखिए, इकोसिस्टम में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो होती है सनलाइट। सनलाइट ही एनर्जी की एक सनलाइट ही एनर्जी का सोर्स है, मुख्य सोर्स है ऊर्जा का। अब ये चूहा हम देख पा रहे हैं, ये चील कौवे हम देख पा रहे हैं, जो बैक्टीरिया देख पा रहे हैं, मैंने बताया आपको कि जादू नहीं है कि धूप में आते ही इनको शक्ति आ जाएगी, इनको खाना मिल जाएगा, नहीं, इनको किसी और रूप में जुगाड़ करना पड़ेगा। अब
तो किस प्रकार से जुगाड़ किया गया है? पेड़ पौधे जो प्रकृति के जादू हैं, ये सनलाइट, CO2 और H2O, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इस प्रक्रिया से खाना बनाएंगे। ये चूहे चूहे हो गए या फिर हिरन हो गए या फिर छोटे छोटे और कीट पतंगे हो गए, ये प्लांट को खा जाएंगे, पेड़ पौधों को खा जाएंगे। अब चील जो है पेड़ पौधों को नहीं खा सकती, तो वो इसको खाएगी। उसमें एक सिस्टम किया गया है, उसका जो सिस्टम है शरीर का वो ऐसा है कि वो कीट पतंगों को खा जाएगा, चूहों सांप को खा जाएगा। अभी जो बैक्टीरिया है ये किसको खाएंगे? ये इनकी डेड बॉडीज को खा जाएंगे। अभी जो डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज से जो न्यूट्रिशन इनको प्राप्त हुआ, ये डेड बॉडीज को बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, कार्बन, मिनरल्स, पोटेशियम, नाइट्रोजन इनमें, और ये फिर वापस मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी से ये फिर से प्लांट में आ जाएंगे। प्लांट फिर से इनके सिंथेसिस से ये सारी चीजें बनाएंगी और एक प्रकार से एनर्जी का फ्लो चलता रहेगा। तो यही काम है एक इकोसिस्टम का। अब देखिए यहाँ पर बायोटिक, अबायोटिक दोनों चीजें आ गई हैं। क्या? यहाँ पर पानी भी आ गया है, यहाँ पर सनलाइट भी आ गई है, यहाँ पर गैसेस भी आ गई हैं, यहाँ पर मिट्टी भी आ गई है। यहाँ पर जो पूरा क्लाइमेट होगा उसका बहुत बड़ा रोल होगा डिकम्पोजर्स के आने में, सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर के आने में, प्लांट्स को उगने में, किस प्रकार के प्लांट्स उगेंगे, किस प्रकार के प्लांट नहीं उगेंगे। तो ये एनर्जी फ्लो को बनाए रखने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है इकोसिस्टम, जिसको हम ऊर्जा प्रवाह बोलते हैं। और आप इस बात को ध्यान रखिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये जो ऊर्जा का प्रवाह है क्या है, क्या ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है? तो नहीं, ये यूनिडायरेक्शनल है। ये प्रवाह केवल एक ही दिशा में ऐसे काम करता है। दूसरे फंक्शन को हम देख लें तो न्यूट्रिशन साइकिल को बनाने में मददगार होता है इकोसिस्टम। अब वो कैसे? जैसे हमने पहले देखा, एनर्जी के फ्लो को देखा, हमने ऊर्जा के प्रभाव को देखा, तो अब एनर्जी क्या है? ये न्यूट्रिशन ही तो है। हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं ये एनर्जी के ये तो फॉर्म है। हम जैसे हम बात करते हैं कि हमें कैल्शियम लेना चाहिए, हमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स लेने चाहिए, हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, ये सारे न्यूट्रिशन है। तो ये किस लिए है? हमारे ऑर्गन्स को अलग अलग प्रकार में ऊर्जा चाहिए होती है, तो हमारे ऑर्गन्स के वर्किंग के लिए आवश्यक होती है। तो अब देखिए, सनलाइट से जो एनर्जी बनी, जो प्रोटीन बना, उसको खा लिया गाय ने। गाय जब मरती है या फिर जो जीव जंतु मरता है उसको डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंगीज खा जाते हैं। फिर यही सारे न्यूट्रिशंस जो हैं, कार्बन, मिनरल्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, आयरन वगैरह सब कुछ, ये सभी मिट्टी के थ्रू अब फिर कौन खाएगा इनको? किस में जाएंगे वापस? ये सब सभी प्लांट्स में जाएंगे। फिर प्लांट्स फिर से एनर्जी बनाएगा। तो इस प्रकार से न्यूट्रिशन की साइकिल बनी हुई है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नाइट्रोजन की कमी हो गई, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कार्बन की कमी हो गई या पोटेशियम की, आयरन की कमी हो गई। नहीं, कभी नहीं होती, क्योंकि जो एनर्जी है वो रिसाइकल होती जा रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि ठीक है पौधों को गाय ने खा लिया, अब पौधे कहाँ से उगेंगे? क्या भगवान फिर ऊपर से कुछ खाना फेंकेंगे पौधों के नाम का? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये साइकिल अपना आप में चलती रहेगी, सेल्फ रेगुलेटेड साइकिल है ना, सेल्फ रेगुलेटेड। और यही तो इकोसिस्टम का फीचर है, ये सेल्फ रेगुलेटेड साइकिल है, जहाँ पर लिविंग, नॉन लिविंग बीइंग्स, ये कंपोनेंट्स, भौतिक वस्तुएं, फिजिकल वर्ल्ड, ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और एक सेल्फ रिलायंट सिस्टम बनाया हुआ है। सभी का जीवन सभी पर निर्भर करता है। और दूसरा क्या है, तीसरा, कि ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखती है और उनके इंटरडिपेंडेंस को मेंटेन रखने का काम करती है। जैव विविधता और जीवों की आपसी निर्भरता को बनाए रखना भी इकोसिस्टम का काम है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? देखिए, डाइवर्सिटी क्या होती है? विभिन्नता होती है। जब काफ़ी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, हाथी, घोड़ा, शेर, सांप, बिच्छू, ये सब रहते हैं,
तो ये हैं तो सारे जीव ही हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, अलग अलग प्रकार से दिखते हैं, खाने की पद्धति इनकी अलग अलग है। तो इन सबको बनाए रखना और इन सब में इंटरडिपेंडेंसी बनाए रखना कि सब एक दूसरे के काम आ जाएं, खाने पीने के काम आ जाएं, रहने सोने के काम आ जाएं, तो इसको बनाए रखना एक इकोसिस्टम का काम होता है। हमने 3 पॉइंट देख लिए हैं जो काफी मेन हैं। तो फंक्शंस इकोसिस्टम के यही हैं मेन एनर्जी के फ्लो को बनाए रखना, न्यूट्रिशन साइकिल को बनाए रखना और बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना। अब आता है टर्म इकोटोन, जिसको हम पारिस्थितिकी संक्रमण भी कहते हैं। अब काफी बच्चे जब भी ऐसे टर्म्स सुनते हैं ना, इकोटोन जैसी टर्म्स, तो वे सोचते हैं यार ये क्या ही पूछ लिया, ये क्या ही, इसको तो कैसे ही समझा जाएगा इकोटोन, ये तो कहीं तक सेंस ही नहीं बैठता। जैसे साइंस में हम देखते हैं, केमिस्ट्री में काफ़ी सारे प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे ऑटोट्रॉप्स वगैरह, लेकिन काफ़ी सिंपल होता है अगर हम समझ लें। तो इकोटोन, अब जैसे हमने बात की, मैंने आपको बताया कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है ना, डेजर्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, बर्फ का, जो बर्फीय इलाके होते हैं वहाँ का इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो सकता है, पानी का इकोसिस्टम हो सकता है, पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, इन सभी का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। हम देखते भी हैं पानी में रहने वाले जीव जंतु अलग प्रकार से रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, अलग अलग प्रकार से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका गिल का होता है, अलग प्रकार से ऑक्सीजन को ग्रैब करते हैं। बर्फ़ के इलाकों में हम देखते हैं किस प्रकार से जो बियर पाए जाते हैं, पेंगुइन पाए जाते हैं, उनकी संरचना ही वहाँ पर रहने योग्य होती है, उनकी मोटी खाल होती है, वे एनर्जी को प्रिजर्व कर पाते हैं। फॉरेस्ट में हम देखें तो वहाँ की अलग संरचना है, सबकी अलग अलग इकोसिस्टम है, उनको कभी वहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, उनकी आवश्यकता वहीं पर पूरी हो जाती है। लेकिन कोई ना कोई पॉइंट या कोई ना कोई स्थान ऐसा जरूर होगा जहां पर दो इकोसिस्टम आकर मिलते होंगे। जैसे अगर आमतौर पर अगर हम बात करें, जैसे नदी यहां से बह रही है, नदी में अपना एक इकोसिस्टम है, छोटी नदियों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बड़ी नदी जैसे गंगा, यमुना, तो वहाँ का अपना एक इकोसिस्टम होता है, यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, मछलियाँ होती हैं, तो यहाँ पर इनका जीवन चल रहा है, मान लीजिए इनका अलग इकोसिस्टम है। लेकिन ये तो नदी है, यहाँ पर क्या है, लैंड है, यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जानवर पाए जा रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जानवर भी हैं, चील कौवे पक्षियाँ भी रहती हैं। तो इनका जीने का तरीका और इनके जीने का तरीका सब कुछ अलग है। लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पर इन दोनों व्यवस्था आकर मिलेगी, तो क्या होगा, नदी का किनारा। ये नदी का किनारा ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये इकोसिस्टम भी आकर मिल रहा होगा और यहाँ पर इसका भी इकोसिस्टम आकर मिल रहा होगा। तो इसी को इकोटोन कहा गया है। जैसे यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ये भूमि का इकोसिस्टम है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं। ये पानी का इकोसिस्टम है ना। लेकिन ये एरिया जहाँ पर जैसे किनारा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है लैंड का और जो पानी का इकोसिस्टम है, दोनों आकर मिल जाएंगे। जब दोनों आकर मिलेंगे तो उस क्षेत्र को ही इकोटोन कहा जाएगा। अब आप पूछेंगे इसको पढ़ने का फायदा क्या है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज द एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम। जनरली दो इकोसिस्टम के बीच का एरिया कहा जाता है, लेकिन दो से ज्यादा का भी हो सकता है। वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इकोसिस्टम मीट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण, जहां पर दोनों इकोसिस्टम के लक्षण आकर मिल रहे हों, तो इस उसी रीजन को हम इकोटोन कहते हैं। यहां पर क्या होगा, जो परिस्थिति यहां पर है वो यहां भी पाई जाएगी, जो परिस्थिति यहां पर है यहां भी पाई जाएगी, तो एक प्रकार दोनों का मिश्रण हमें पाया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसको पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है, हमने जान लिया कि जहां पर दो इकोसिस्टम आकर मिलते हैं उस एरिया को हम इकोटोन कहते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है पढ़ने का। तो फायदा इसका ये है, तो
आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि एक अलग प्रकार का चमकीले त्वचा का मेंढक अमेज़न रिवर के तट पर पाया गया है और वो वहीं पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको एक अलग प्रकार से एनवायरनमेंट मिला है, अलग प्रकार से उसका एक इकोसिस्टम उसे मिला। इस एरिया को हम ट्रांजिशनल इकोसिस्टम भी कहते हैं। अब देखिए इसके फंक्शंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जान लेते हैं। अब देखिए जो एरिया होगा इकोटोन का, इसमें क्या होगा, जो चीजें यहां पर हैं और जो चीजें यहां पर हैं, दोनों चीजें पाई जाएंगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु से इंटरेक्ट करेंगे, उनकी आप देख पाओगे फूड साइकिल उनकी बदल जाएगी, उनका हवा पानी, उनके रहने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो पीछे जो जीव जंतु रह रहे थे वो तो इन्हीं को कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर रह रहे हैं वो मछलियों को खा रहे हैं। वो पानी में रहने वाले जीव जंतु जो किनारे पर आ पा रहे हैं उनको खा जा रहे हैं। वैसे ही इनकी भी थोड़ी डाइट में परिवर्तन आ जाएगा। जो यहाँ पर न्यूट्रिशन मिलते हैं और जहाँ पर न्यूट्रिशन मिलते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूट्रिशन हमें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि एक ही प्रकार के प्राणी, एक ही प्रकार के जीव जंतु अलग अलग वैरायटी में पाए जाएंगे। अगर केवल इस जंगल में केवल एक प्रकार का कछुआ रहता है तो यहाँ पर दो प्रकार के कछुए रह सकते हैं, जिनकी खाल अलग हो, जिनका थोड़ा सिस्टम बदल जाए, जिनका साइज बदल जाए। यहाँ पर जो मेंढक पाए जाते हैं, यहाँ पर जो अलग कीट पतंगे पाए जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि उनका त्वचा का रंग अलग हो, उनका साइज अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेक्शन ही अलग हो गया, वो यहाँ से थोड़ा हट ही गए। तो ये सारी चीजें इकोटोन में आती हैं। बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये हाई बायोडाइवर्सिटी, उच्च जैव विविधता, यहाँ पर काफी सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कैसे? अगर यहाँ पर एक प्रकार का मेंढक पाया जा रहा है तो यहाँ पर 3 प्रकार के मेंढक पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मेंढक हैं वो इधर भी कंज्यूम कर रहे हैं और इधर भी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ये अमेज़न के जंगलों में जैसे अलग अलग प्रकार के एक ही जीव पाए जाते हैं। अगर मेंढक है तो अलग अलग प्रकार के मेंढक होंगे, मछलियां हैं तो जैसे गोल्डन फिश आ जाती है, फिर नारंगी फिश, अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है कि एक ही जगह पाई जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरी जगह, दूसरे नदी के किनारे या फिर दूसरे जंगलों में पाई जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको एक अनुकूल परिस्थिति बन मिल गई है, वहां पर उसको दो इकोसिस्टम के बीच में। अब दूसरा क्या है? एज इफेक्ट। अब एज इफेक्ट क्या होता है? एज इफेक्ट सिंपल सी बात है, जब मान लीजिए दो इकोसिस्टम आकर मिल रहे हैं, जैसे हम मैथ से पढ़ते हैं सेट सबसेट के बारे में, तो ये इकोसिस्टम 1 है, ये इकोसिस्टम 2 है। तो इसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, कुछ प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। लेकिन ये ऐसा सिस्टम होगा जो इन दोनों के बीच का होगा, इकोसिस्टम, जिसे हम इकोटोन बोलेंगे, जहां पर इन दोनों प्रकार की चीजें पाई जाएंगी और इन दोनों प्रकार की चीजों को पाए जाने को ही हम एज इफेक्ट कहेंगे। एज इफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? किनारे का प्रभाव। किनारा कौन सा? किसी भी इकोसिस्टम के किनारे का प्रभाव, जहां पर इकोसिस्टम खत्म हो रहा है या फिर दो इकोसिस्टम आकर मिल रहे हैं, दोनों इकोसिस्टम के किनारे आकर मिल रहे हैं। तीसरा क्या है? ये एरिया काफी सेंसिटिव होता है, ये एरिया काफी सेंसिटिव होता है चेंज के रिगार्डिंग। थोड़ा सा भी किसी भी इकोसिस्टम में थोड़ा सा भी चेंज होता है, एकदम से परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसे हम मैनग्रोव फॉरेस्ट्स की बात करते हैं तो क्या है वो? नदी के किनारे पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर आप मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो आप जाकर सर्च कीजिएगा या फिर आगे हम पढ़ेंगे भी, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट में काफी सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इतने तो जीव जंतु नदी में या फिर इस लैंड में जो इसके पास में है इतने नहीं पाए जाते, इतने यहाँ पर पाए जाते हैं। क्यों?
क्योंकि दोनों इकोसिस्टम वहां पर आकर मिल रहे हैं। लेकिन अगर इनमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो यहाँ ये व्यवस्था बिगड़ सकती है, और इसी के कारण जो इकोटोन है, जो ये एरिया होता है इकोटोन का, इसको इंडिकेटर माना जाता है एक हेल्दी एनवायरनमेंट का, एक हेल्थ का इंडिकेटर माना जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो हम समझ जाते हैं हाँ कुछ गड़बड़े हो रही हैं। रिसोर्सेज की अबंडेंस, बिल्कुल होगी रिसोर्सेज की अबंडेंस। भाई जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ के जीव जंतु, वो इधर को भी चटका रहे हैं और इधर की चीजों को भी चटका रहे हैं। उनको पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का भी लाभ मिल रहा है और जो जंगलों में रह रहे हैं उनका भी लाभ मिल रहा है। दोनों चीजें आकर यहाँ पर मिल रही है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 50 प्रकार की किस्म के वैरायटी पाई जाती थी, यहाँ पर 50 की पाई जाती है, तो जब ये दोनों का सबसेट होगा यहाँ पर 75 या 80 प्रकार की तो पाई जाएंगी, तो रिसोर्सेज की अबंडेंस हो ही जाएगी। यहाँ पर रिसोर्सेज की अबंडेंस होंगी तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु की संख्या भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इकोटोन होता है और ऐसी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आज हमने इकोसिस्टम को जाना, इकोलॉजी को जाना, इकोटोन को जाना और एनवायरनमेंट को जाना। अब देखिए हमने शुरू में कुछ क्वेश्चंस को देखा था जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको हम देख लेते हैं। अब आप सारे क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। हमने डेफिनेशन में देखा था कि एक साइंटिफिक रूप में जब हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स की, ऑर्गेनिजम्स की, उनके एनवायरनमेंट के साथ, कि उनका एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। आगे फिर पूछा गया कि बेसिक यूनिट क्या है इकोलॉजी को पढ़ने की, तो वो इकोसिस्टम है। आगे स्टेटमेंट के बारे में पूछा है कि इकोलॉजी के इकोसिस्टम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट है इकोसिस्टम कंप्राइज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। हाँ बिल्कुल, हमने आगे देखा कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं, सही है। सोलर रेडिएशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम। हाँ, जो सोलर रेडिएशन, जो सन की रोशनी आती है, वही तो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, ये भी सही है। इकोसिस्टम एक क्लोज सिस्टम है, नहीं, क्लोज्ड नहीं है, इंटरेक्शन होता ही रहता है। इकोटोन हमने देखा तो इंटरेक्शन ही तो हो रहा है। अब हमने ये भी देखा परिवर्तनशील हैं ये सारी चीजें, परिवर्तन आता रहता है, ठीक है, बैलेंस बना हुआ है, लेकिन परिवर्तन भी आता रहता है ग्रेजुअली। जो अब से 2000 साल पहले जंगलों में व्यवस्था थी, आज के समय में थोड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं पहले के कंपेयर में। अब आज के कंपेयर में अलग प्रकार के जीव या फिर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इकोसिस्टम डज नॉट हैव इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, नहीं, खुद की प्रोडक्टिविटी होती है, खुद का फूड प्रोड्यूस कर पाता है वो। तो हमने देखा पहला और दूसरा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। रीजन असर्शन से रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैनकाइंड्स इंटरेक्शन विद अर्थ हैज लेड टू अ हाई कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इकोसिस्टम टू एन इंक्रीजिंगली डिग्रेडेड एनवायरनमेंट। बोला गया है कि जो मैन का इंटरेक्शन जो हुआ है, उससे जो हाईली डाइवर्स्ड, हाईली कॉम्प्लेक्स जो एनवायरनमेंट है, हमारा इकोसिस्टम है, उसमें उसका गिरावट आया है, उसमें पतन आया है, उसको हमने खराब किया है। तो निस्संदेह हमने खराब किया है। उल्टा हम ये देखते हैं कि जहाँ पर इंसानों ने इंटरफेयर नहीं किया है वो चीज़ें ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो ये तो सही है हमारा असर्शन। अब रीजन देख लेते हैं। मैनी ऑफ दिस चेंज टेकिंग प्लेस इन अर्थ्स एनवायरनमेंट आर इरिवर्सिबल। हाँ बिल्कुल सही है। जो काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो ह्यूमन के द्वारा लाए जा रहे हैं वो इवर्सिबल हैं, उनको वापस रिस्टोर नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनीय है। तो कारण हाँ बिल्कुल सही है। तो रीजन और असर्शन दोनों सही हो जाएंगे। अभी के समय अगर हम बात करें तो आर्कटिक जो रीजन है, अब तक तो ये था कि वहाँ पर बर्फ़ थी काफ़ी, तो कोई छेड़छाड़ नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर भी छेड़छाड़ हमने शुरू कर दी है। तो देखिए कितने घातक परिणाम निकलने को मिल सकते हैं। जैसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वहाँ पर हमने ये अच्छा किया हुआ है कि वहाँ पर हमने ये कहा है कि कोई भी
इंसान, कोई भी देश वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा, वहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। किसी दूसरी जगह से लाकर उस जगह पर अंटार्कटिका के रीजन में कोई जीव जंतु या फिर कोई जानवर को नहीं छोड़ेगा, या फिर वहाँ से कोई जानवर को नहीं लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपना एक इकोसिस्टम बना हुआ है। यहाँ से अगर हम कुछ चीज़ें लेकर जाते हैं, क्या पता वहाँ पर वो चीज़ें सूट ना आए, वो जीव जंतु मारा जाए, या फिर उसकी वजह से जो बैलेंस बना हुआ है वो प्रभावित हो जाए, वो बिगड़ जाए। आगे, इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन किया था? तो हमने देखा A.G. टेंसले ने, आर्थर जी टेंसले। अब एनवायरनमेंट को लिटरली बोले हम, डेफिनेशन वगैरह सब साइड में कर दो। लिटरल मीनिंग क्या है? एक शब्द में अगर बोलें, बताएं कि एनवायरनमेंट क्या है, तो उसे सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जीव जंतु, जो जीव जंतु नहीं है, भौतिक जगत सारा, तो सराउंडिंग से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम क्या है? अभी हमने देखा था कि सूरज की ऊर्जा, सनलाइट, सोलर एनर्जी मेन सोर्स है एनर्जी का इकोसिस्टम में। तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। काफ़ी आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करना, काफ़ी आसान हो जाता है जब हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने इकोसिस्टम के बारे में जाना, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के बारे में जाना, फिर उससे क्वेश्चंस देखे कितनी आसानी से हो गए। तो आज की सीरीज़ में यही था, और हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, जून 2025 पेपर के लिए। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पर, लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारी PDF मिलेगी और ये सारे लेक्चर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगली क्लास से मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।